नमस्कार। मैं बबीता कोमल नलबाड़ी असम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कि कैसे हम सकारात्मक रह सकते हैं, कैसे हम खुद ही खुद से बात कर सकते हैं और कैसे हम जो नेगेटिव थिंक ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती है, हम चाहते हैं न आए फिर भी जो हमारे अंदर आती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। आज हम इन 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। तो पहला हमारा बिंदु है कि हम खुद से कैसे बात करें, खुद पे कैसे काम करें, हम इसको लेते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। अब आप बोलोगे मेडिटेशन में तो हमारा मन नहीं लगता है, हम कैसे मेडिटेशन करें। हम तो मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई बोल दे कि हम ध्यान कर ले, हम ध्यान में डूब जाए। ये मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता, तो करने की तो बात ही अलग है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से हमारे यहाँ विद्यमान है। भारत की संस्कृति ने इसे लाखों वर्षों से अपनाया है। और अब जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो उन्होंने तो और ज्यादा योग दिवस 21 जून को मनाना प्रारंभ करके इसको और ज्यादा प्राथमिकता दे डाली है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि मेडिटेशन के मायने कुछ नहीं है। मेडिटेशन के मायने केवल इतने ही है कि आप बिल्कुल शांत मुद्रा में, मैं कहना चाहूंगी आपसे, आप मॉर्निंग के समय करें तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उस समय बाहर की आवाजें कम होती है जो हमारा ध्यान कम बांटती है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बिल्कुल शांत होके बैठना है, उस पोज में बैठना है जो हमें बहुत पसंद है। प्राणायाम जिस भी पोज में, जिस भी आसन में आप बैठना चाहो, पद्मासन में या सुखासन में, जो भी आसन आपको पसंद है, या नॉर्मल आप आलती पालती मार के भी बैठना चाहते हो, जिस भी सिचुएशन में आपको अच्छा लगता है बैठ के, कुर्सी पे बैठना चाहो तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हो। आप केवल बैठो एक स्थान पे, आप बैठो, आपकी आंख बंद रहे और जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं आप उन्हें आने दो। मैं फिर कह रही हूं, मेरी बात दोहरा रही हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं आप उनको आने दीजिए, उनको आप रोकने की कोशिश मत कीजिए। कोई नकारात्मक विचार उस समय आपके मन में आ रहा है तो आप उसे आने दीजिए। वो कितनी हद तक नकारात्मकता तक जाता है आप उसे जाने दीजिए। आप खुद उसको साक्षी भाव से देखिए। आपको उस टाइम केवल इतना करना है कि खुद के मन में जो विचार आ रहे हैं उनकी आपको स्टडी करनी है। खुद से रिग्रेट नहीं करना है कि मेरे मन में इतने नकारात्मक विचार क्यों आ रहे हैं। खुद से ये रिग्रेट नहीं करना है कि मैं अपने आप तक खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, मैं अपने बारे में नहीं सोच पा रहा हूं। मैं तो ध्यान करने बैठा था लेकिन मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि आज दुकान पे जाते ही किसी कस्टमर को पेमेंट करना है। मैं ध्यान तो करने बैठी हूं, मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि बच्चे की एग्जाम है, पता नहीं वो एग्जाम में क्या लिख के आएगा। आने दीजिए, मैं आपसे कह रही हूं, आप आने दीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्योंकि जिस दिन हम विचार शून्य हो जाएंगे हमारी मौत हो जाएगी। हम कभी भी विचार शून्य हो नहीं सकते हैं। कोई ना कोई विचार प्रतिपल हमारे दिमाग में मंडराते रहेगा, चलते रहेगा, और यही हमारे जिंदा होने का सबूत भी है। क्योंकि जिस दिन हम विचार शून्य हो गए उस दिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो इस बात से हमें डरना नहीं है कि इतने तरह के विचार हमारे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो आएंगे ही। हमें करना क्या है, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, जिस टाइम हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जिस टाइम हम ध्यान कर रहे हैं, हमें केवल ये देखना है कि आ क्या रहे हैं। जो आ रहे हैं उन्हें अपनी रफ्तार से आने दीजिए। वो आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। कुछ विचार आएंगे चले जाएंगे, उनकी जगह नए विचार आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर उनकी जगह नए विचार आएंगे। जैसे भी जो भी चीजें होती है उनको आप चलने दीजिए, उस पर काम मत कीजिए। आप केवल ये काम कीजिए कि आप उन्हें देखते रहें, वॉच करते रहें। मैं आपसे कहूंगी कि आप 10 दिन 15 दिन ऐसा कीजिए, 16वें 17वें दिन से आपको रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप खुद देखोगे कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली नेगेटिव विचार आने कम हो गए हैं और सच में आप खुद के पास तक सीमित होना सीख गए हैं। आप खुद को जानना सीख गए हैं। ये लेकिन पहले दिन नहीं हो सकता, दूसरे दिन नहीं हो सकता, तीसरे दिन नहीं हो सकता। इसको होने में वक्त लगता है और वो वक्त आपको देना होगा। अगर सच में हम अब खुद पे काम करना चाहते हैं, सच में अगर खुद को बदलना चाहते हैं, हमारे बच्चों को बदलने की, हमारे पति को बदलने की, समाज को बदलने की, देश को बदलने की, दुनिया को बदलने की जितनी लालसा हमारे मन में है, उतनी लालसा अगर हमारे मन में अगर, तो डेफिनेटली हमें खुद को बदलने से कोई दुनिया में रोक नहीं सकता है। लेकिन हमें उतनी ही शिद्दत से खुद पे काम करना होगा जितनी शिद्दत से हम हमारे बच्चों को बदलना चाहते हैं, जितनी शिद्दत से हम चाहते हैं कि हमारे पति अपनी पुरानी आदतों को छोड़ के उन आदतों को अपना ले जो हमें पसंद है।
करना क्या होगा इसके लिए करना होगा, हम एक मेडिटेशन की शुरुआत करनी होगी। जो विचार आ रहा है उसे आने दें, जो जा रहा है उसे जाने दें, कुछ ना करें, बस केवल मेडिटेशन करें, केवल ध्यान करें, केवल बैठे। बस आपको चला के कुछ नहीं सोचना है, जानबूझ के किसी तरफ अपनी थॉट को न लेके जाना है, बस केवल आने दीजिए। आने वाले समय में भी अपने आप पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा जो मेरा पॉइंट था, दूसरे पॉइंट पे जो मैं बात करने वाली थी, वो पॉइंट था कि हम इन जो विचार जो हमारे हैं उनसे हम कैसे सफल होते हैं और कैसे असफल होते हैं। तो एक तो हमने ये जाना कि हम किस तरह से हमारी पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया कि हमें मेडिटेशन का अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। न जाने क्यों हमने इसको इतना जरूरी नहीं माना है और हमने बच्चों को बचपन से ये करना नहीं सिखाया है, जबकि ये हमारे जीवन में उतना ही जरूरी होना चाहिए था जितना नहाना धोना, खाना खाना और पढ़ना। क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ अगर कोई बढ़ाता है तो वो आपकी अपनी ताकत बढ़ाती है, और आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ तब बढ़ती है जब आप अकेले में अपने साथ कुछ समय बिताते हैं। मेडिटेशन के मायने केवल और केवल जो मुझे समझ में आते हैं वो इतने ही है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ, जिसे आप भी नहीं जानते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप ध्यान में होते हो, तो न जाने कितने ऐसे तरह के विचार आपके मन में आ जाते हैं जो आपको जीने का मार्ग दिखा देते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आते हैं, अपने आप आते हैं। शुरुआत में आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे, वो सब आएगा जो आपके आसपास चलते रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और आप उन विचारों के लिए रिग्रेट नहीं करोगे, तो अपने आप वो विचार आपसे दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि ब्रेन की प्रोग्रामिंग सेट होगी कि ब्रेन को इन सब से कोई लेना देना नहीं है, ब्रेन न इनसे खुश हो रहा है न दुखी हो रहा है। जब ब्रेन उससे कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं लेगा, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो धीरे धीरे वे विचार अपने आप आपसे तिरोहित हो जाएंगे, और तब आपकी इनर स्ट्रेंथ निकल के आएगी जो आपको बताएगी कि सच में आप क्या हो और आप क्या हद तक कर सकते हो। बहुत सारे विचार आपको वहीं से मिल जाएंगे। और ये मेडिटेशन इतना काम करता है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त है, जब आप इसके सिद्धस्त हो जाओगे 1 महीने 1.5 महीने के बाद, तब आप पाओगे कि अगर आपको किसी चीज का सलूशन नहीं मिल रहा है और आज आपको वो काम करना है, तो बस केवल आप मेडिटेशन करने बैठोगे सब कुछ भूल के, और ऊपर वाला आपको उस चीज का सलूशन अपने आप दे देगा। वो सॉल्यूशन कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन देगा, लेकिन आपके दिमाग में अपने आप इतने सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आ जाएंगे कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आजमाई हुई चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी बातें मन गढ़ंत नहीं है। बस केवल आपको विश्वास करना होगा। विश्वास की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। अब मेरा जो अगला पॉइंट है वो यही है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो विश्वास है, वो हमें नकारात्मकता में धकेलता है। आप कहोगे कि हमारा विश्वास कैसे हमें नकारात्मकता में धकेलता है, तो मैं बताती हूँ कि सालों से हम जो सुनते आए हैं, सालों से हम जो करते आए हैं, सालों से हम जो देखते आए हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से हमारे ब्रेन में सेट हो गई है कि वो सारी चीजें हमें सच लगने लग गई है। हमें लगता है कि जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सच है, इसके अलावा और कोई सच नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो हमने हमारे दिमाग में सेट किया हुआ है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, क्योंकि हम सुनते आए हैं ये सालों से कि आजकल के बच्चे खराब होते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग सेट है हमारे दिमाग में, हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो भी वो हमें खराब ही लगेंगे, हम उनमें अच्छाई बहुत जल्दी नहीं देख सकते। एक बहू ससुराल आती है तो उसकी प्रोग्रामिंग सेट है, उसका बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि सास अच्छी नहीं होती, वो कितनी भी अच्छी हो उसे अपनी सास बुरी ही लगेगी, और उसके लिए आधी नकारात्मकता हमारे अंदर आती है। सास सोच के रखती है कि उसकी बहू अच्छी आ ही नहीं सकती, ये वही सास होती है जिसे अपनी सास से भी प्रॉब्लम होती है और एक टाइम पे उससे अपनी बहू से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जितने भी बिलीफ सिस्टम हमारे बने हुए हैं, ये बिलीफ सिस्टम हमें तंग करते हैं या परेशान करते हैं, या ये हमें नकारात्मकता में ढेलते हैं। इन बिलीफ सिस्टम से ऊपर उठना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें अब पर्सन वाइज किसी को जज करना होगा, सोसाइटी में आज तक क्या होते आ रहा है उस मायनों को तोड़ना होगा। हमारा बिलीफ सिस्टम है कि एक निश्चित उम्र के हिसाब से हमने बिलीफ सिस्टम बनाए हुए हैं। 25 साल तक की उम्र पढ़ने के लिए, उसके बाद की उम्र काम करने के लिए, 30-40 की उम्र में जी तोड़ के काम करना, और जैसे 50 साल की उम्र आ जाए, 55 साल की उम्र आ जाए, काम से रिटायरमेंट लेना धीरे धीरे शुरू कर देना, और उसके बाद के जीवन को धर्म ध्यान में बिताना। अब ये धर्म ध्यान को भी हमने उम्र से बांधा हुआ है। मैं नहीं जानती शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, कौन सा शास्त्र ये कहता है कि इस उम्र के बाद
वानप्रस्थ जाना चाहिए, इस उम्र के बाद ये करना चाहिए, इस उम्र के बाद वो करना चाहिए। मैं ये जानती हूं कि हमें नहीं मालूम हमारा जीवन कितने दिन का है। हम में से कोई भी नहीं जानता है कि हम आज मरने वाले हैं, कि कल मरने वाले हैं, या फिर 50 साल बाद मरने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम हर एक दिन को ऐसे जिएं कि अगर हम कल भी मर जाएं तो हमें मरने का अफसोस ना हो। हम जो करने सोसाइटी में आए हैं, जो करने के लिए हमें ईश्वर ने भेजा है, या जिस भी परमात्मा को हम मानते हैं या प्रकृति को हम मानते हैं, तो उन्होंने जिस पर्पज के लिए हमें यहाँ पे भेजा है, उस पर्पज को हम हर एक दिन पूरा करें। हम इंतजार ना करें। हमें धर्म करना है तो भी हम इंतजार ना करें कि इस उम्र में आने के बाद करेंगे। हमें काम करना है तो हम ये ना सोचें कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं भला क्या कुछ कर सकता हूँ। कुछ सीखना है तो ये ना सोचे कि अब तो मेरी उम्र ही गई, अब मुझे सीख के क्या करना है, अब तो गिनती के दिन बचे हैं। क्योंकि किसी को नहीं मालूम किसके जीवन के कितने गिनती के दिन बचे हैं। जिनकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है वो भी नहीं जानते हैं कि वो अभी कितने साल और जीने वाले हैं। वो अगर 10 साल भी और जीते हैं तो आप सोच के देखिए कि उस 10 साल में वो कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं और अपने समय का कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहाना और हमने सीखा हुआ है, एक बिलीफ सिस्टम और हमारे यहाँ बना हुआ है कि एक उम्र आने के बाद घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, एक उम्र आने के बाद कमर में दर्द शुरू होने लग जाता है, एक उम्र आने के बाद आंखों की रोशनी कम हो जाती है। ये सारी की सारी चीजें हमारे साथ सच में हो जाती है क्योंकि हमने इनको पहले से माना हुआ होता है। मारवाड़ी घरों के अंदर तो, और कोई घरों की मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं मारवाड़ी घरों के आसपास ज्यादा रहती हूँ। मारवाड़ी घरों में तो जिस दिन घर में बहू आ जाती है उस दिन सास की सारे शरीर में दर्द होने लगता है, भले वो 45 साल की हो, भले 50 की हो या फिर 60 की हो। क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग सेट है, एक कंसेप्ट दिमाग का सेट है कि बहू आ जाएगी, हम अब आराम करेंगे। अब आराम करने में जब खुद को इतना आराम करना है और अपने आप को बूढ़ा मानना शुरू कर देना है कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया है, तो बुढ़ापे के जो लक्षण में भी शायद 65 साल की उम्र में भी नहीं आते, वो 40 साल की उम्र में आने शुरू हो जाते हैं और वहां से नेगेटिविटी क्रिएट होती है। हमारे जो ये बिलीफ सिस्टम है ये हमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में धकेल देते हैं। तो इन बिलीफ सिस्टम से ऊपर उठने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम जितना इन बिलीफ सिस्टम से ऊपर उठेंगे, जो सालों से चले आ रहे हैं, सालों से बने आ रहे हैं, उतना ही हम खुद के लिए काम कर पाएंगे और हम समाज के लिए काम कर पाएंगे। आप मान के चलिए, कभी भी कोई भी इतना बूढ़ा नहीं होता कि वो कुछ सीख ना सके, और कभी भी कोई इतना छोटा नहीं होता कि वो किसी को सिखा ना सके। हम एक 2 साल के छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, उसमें भी कैपेसिटी है हमें बहुत सारी चीजें सिखाने की। और एक 80 साल का आदमी, 80 साल का बुजुर्ग भी सीख सकता है, किसी से भी सीख सकता है, क्योंकि वो भले ही उसकी कितनी भी उम्र हो गई हो, भले उसे अपनी जीवन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो, लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा बच जाता है जो उसने नहीं सीखा होता है। यही कारण है कि जो महिलाएं घर पे व्यस्त नहीं रहती है, जिनके घर में नौकर चाकर काम करते हैं, जिनके पास सफिशिएंट टाइम है, वो नेगेटिविटी में चली जाती है। क्योंकि उन्हें लगता है कि जब उन्होंने स्कूल छोड़ दी है तो अब उन्हें सीखने की क्या जरूरत है। अब तो बच्चों को भी वे नहीं पढ़ाती है, पहले बच्चों की किताबें पढ़ लिया करती थी, अब उन्हें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सीखती भी है तो केवल कुछ रसोई में कुछ आइटम्स बनाना सीख लेती है, और वो भी अगर किसी लेडी को कुकिंग का शौक नहीं है तो वो भी नहीं सीखती। ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी हमारे दिमाग में होने का कारण है खाली दिमाग शैतान का घर। हमारे पास काम नहीं है करने के लिए, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम फ्री का बच जाता है, इतना ज्यादा टाइम हमारे पास होता है, कुछ करने के लिए नहीं होता। और जब कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ सीखने के लिए नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो ये दिमाग अपना लगेगा ही। इसके लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, और ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में उस दिन आया था जब मैं मेडिटेशन कर रही थी। ये आइडिया ऐसा है कि जब हम जमीन के अंदर बीज उगाते हैं तो हमें फसल मिलती है। अगर हम आम का फल उगाएंगे हमें आम मिलेगा, आम का बीज उगाएंगे आम मिलेगा, गेहूं उगाएंगे हमें गेहूं की फसल मिलेगी, या हम जो भी खेत में उगाएंगे वो हमें मिल जाएगा। ये जो मिट्टी है, ये जो जमीन है, जब उसे सूरज, हवा और पानी का संयोग मिलता है तो ये हमें फल फ्रूट या फिर खाना प्रदान करती है, या फिर जो भी बीज हम डालते हैं वो प्रदान करती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कोई मिट्टी ऐसी देखी है जिसे पानी का, हवा का और सूरज की रोशनी का संयोग मिल रहा है लेकिन उसने कुछ उगाया नहीं हो, वो जमीन बंजर हो? क्या आपने कोई जमीन ऐसी देखी है? इन तीनों का संयोग मिल रहा है और वो मिट्टी उपजाऊ है, लेकिन हमने उसमें बीज नहीं डाले हैं, फिर भी क्या वहां कुछ उगता नहीं है?
मेरे हिसाब से आप सब कहोगे कि 100% वहां कुछ ना कुछ उगता है, क्योंकि आप देखना बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाली हो जाती है। भले वो बेकार की घास है, भले वो कुछ भी ऐसा है जो काम का नहीं होता, वो कचरा है, वो बेकार है, भले किसान को उसको बाद में साफ ही करना होता है, फेंकना होता है, फिर भी ये जमीन कुछ ना कुछ तो उगा ही देती है, क्योंकि ये जमीन की कैपेसिटी है। ईश्वर ने उसमें ये शक्ति दी है कि अगर उसे पानी मिला, अगर उसे सूरज की रोशनी मिली और अगर उसे हवा मिली तो वो कुछ ना कुछ तो उगा ही देगा। ये उस जमीन की कैपेसिटी है। हम उसमें बीज डालेंगे, हमें अच्छी फसल मिल जाएगी, काम की चीज मिल जाएगी, और अगर हम बीज नहीं डालेंगे तो कुछ ऐसा वहां उग जाएगा कि आने वाले समय में अगर हमें वहां पे अच्छी फसल उगानी है तो उस कूड़े कचरे को, उस गंदगी को हमें वहां से हटाना होगा, मतलब हमारा काम बढ़ जाएगा। ऊपर वाला तो अपना काम करेगा ही। ये जो कहानी जमीन की है वही कहानी मानव मन की है या मानव शरीर की है। हमें जो ये ईश्वर ने जो ये शरीर दिया है वो बिल्कुल जमीन जैसा है। इसे भी जब इसको जो चाहिए, खाना चाहिए जिससे इसको एनर्जी मिलती है, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, या मैं कहूंगी कि केवल खाना ही अगर मिलता रहे तो ये अपना काम तो करेगा ही। अगर हम अच्छे विचार इस तक नहीं पहुंचाएंगे तो बुरे विचार तो यहां तक जाएंगे ही जाएंगे, इनको हम रोक नहीं सकते हैं। वैसे ही जैसे मिट्टी को रोक नहीं सकते हैं कुछ ना कुछ उगाने से, वो वहां पे उगेंगे ही उगेंगे, वैसे ही हमारा मन है, वैसे ही हमारे दिमाग काम करता है। अगर हम वहां अच्छी चीजें भेज रहे हैं, अगर हम वहां सकारात्मक चीजें भेज रहे हैं तो वो सकारात्मक चीजें रिजल्ट देगी, उनका परिणाम आएगा। और अगर हम वहां नहीं भी भेज रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां कुछ जा नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता है, क्योंकि ये मानव को बनाया ही इस तरह का गया है, इसका दिमाग ही ऐसा बनाया गया है। हम इसे दो या न दो ये अपने आप ले ही लेगा, क्योंकि हम इसे एनर्जी दे रहे हैं, हम इसे फूड दे रहे हैं। उस फूड में से इसको जो लेना है वो निकालना इसका अपने आप का काम है, और ये निकाल लेता है। और वो निकालना किस रूप में होता है ये हम सब जानते हैं। जैसे जमीन अगर अपने आप कुछ उगाती है तो उसमें कुछ हो सकता है, कुछ उसमें काम का उग जाए जो घास फूस के रूप में होता है, जानवर खा लेते हैं। कुछ ऐसा भी उगता है जो बिल्कुल अननेसेसरी होता है और वहां कुछ अच्छा उगाने उसको हटाना पड़ता है। ऐसा ही हमारा दिमाग है। हो सकता है कि अपने आप जो विचार आए, अपने आप जो आसपास के माहौल को देख के जो आता जाए, कुछ अच्छा हो और कुछ बुरा हो, लेकिन ये जो बुरा जो आ जाता है उसको पहले हमें हटाना होता है, तब जाके कहीं वहां अच्छा आ पाता है, क्योंकि वो स्थान पहले से ही बुरे ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और प्रॉब्लम इसी वजह से प्रारंभ होती है और अंत तक रहती है। जो हम कहते हैं कि हम तो चाहकर भी हमारे दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं ला सकते, इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि हमारे पास जब इतना सफिशिएंट टाइम था तब ये शैतान का घर बना, और शैतान का घर जब ये बना तो उस शैतान ने इतनी सारी शैतानियां अपनी हमारे दिमाग में डाल दी, इतनी सारी बदमाशियां हमारे दिमाग में डाल दी कि अब उन्हें निकालना हमें मुश्किल लग रहा है, हमें टफ लग रहा है, और सारी की सारी समस्याएं यहीं से प्रारंभ होती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये जो बिलीफ सिस्टम हमारे बने हुए हैं कि इस उम्र के बाद में हम सीखेंगे नहीं, इस उम्र के बाद पढ़ेंगे नहीं, अब तो क्या उम्र है ये करने की, अब तो टाइम ही चला गया, अब ये करेंगे तो बच्चे हंसेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग देखे हैं जिन्हें एक उम्र के आने के बाद सीखने का बहुत मन होता है, या फिर अपने शौक पूरा वो करना चाहते हैं। वो केवल और केवल इसलिए अपने शौक पूरे नहीं करते कि उनके बच्चे उनसे क्या कहेंगे, और इसलिए वो कुंठित हो जाते हैं, वो मन में उनके घुटन हो जाती है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो उन सारे शौक को पूरा कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। अब जब जो चीज मानसिक स्तर पे चलती है लेकिन शारीरिक स्तर पे न चले, वो अच्छी हो या बुरी हो, वो असंतुलन पैदा करती है, और वो असंतुलन डिप्रेशन के रूप में, चिड़चिड़ाहट के रूप में निकल के बाहर आता है। बुजुर्ग लोगों की चिड़चिड़ाहट होने का बहुत बड़ा ये कारण है। दो कारण मुझे लगते हैं बुजुर्गों की चिड़चिड़ाहट के। पहला कारण, उन्होंने मान लिया होता है कि उनका बुढ़ापा आ गया है, तो वो ऐसे ही बीमार रहने लगते हैं। बुढ़ापे के नाम से उनके अंदर ऑटोमेटिकली बीमार होने की क्वालिटीज वो खुद क्रिएट कर लेते हैं। और दूसरा है कि उन्हें कुछ चीजों का शौक होता है, कुछ वो करना चाहते हैं, उछलना कूदना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, गाने सुनना चाहते हैं, और भी कुछ चीजें, मूवीज देखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन वो इस डर से, इस शर्म से नहीं करते कि ये जो जवान लोग हैं, ये जो इनके बच्चे हैं, इनके पोते पोतियां हैं, ये लोग कहेंगे कि ये बुढ़ापे में सठिया गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण उनमें चिड़चिड़ाहट आने का है, उनके अंदर एंजाइटी आने का है, उनके डिप्रेशन में जाने का है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम अपने आप को हमेशा जवान समझे। जवान समझने का ये मतलब नहीं है कि हम बॉल हाथ में ले और जाके खेलना शुरू कर दे कि भाई हम तो जवान हैं,
हम तो सचिन तेंदुलकर की जैसे खेल सकते हैं या आज के दिन हम विराट कोहली की तरफ खेल सकते हैं, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा मन हमेशा जवान होना चाहिए। हमारा जो ये मन है, इसी से सारी गाड़ी चलती है। हमें लगता है कि हमारा शरीर हमारे मन को चला रहा है, जबकि ये उल्टा काम करता है। जैसा कि मैंने कहा, हमारी सोच हमें सफल कराती है और हमारी सोच ही हमें असफल करवा देती है। ये उल्टा काम करता है। हमारा मन जैसे गाइड करता है, वैसी चीजें या वैसी परिस्थितियां हमारे सामने बनती चली जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस वाले बात को समझने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना बहुत आवश्यक है। और आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम इस पे एक क्लास लेंगे। हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक जाने के पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी सोच हमें किस तरह प्रभावित करती है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल से इस चीज को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हमारी सोच हमें प्रभावित करती है, तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारी धर्म के लिए बहुत आस्था है। पर हम कुछ भी कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पिछले जन्म सुधरेंगे, अगले जन्म सुधरेंगे, और भी न जाने क्या क्या इस तरह का बिलीफ हमने बनाया हुआ है। तो आप देखना कि जब भी हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम शिखर जी का पहाड़ चढ़ते हैं, गिरनार का पहाड़ चढ़ते हैं, कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, या कोई भी यात्रा हम करते हैं जो थोड़ी कठिन है, हम उसको कर जाते हैं। हमारे अंदर शक्ति कहां से आती है? कौन है जो हमें उतनी शक्ति दे रहा है? शिखर जी का पहाड़ चढ़ने के लिए 9 किलोमीटर पहले केवल और केवल चलना होता है। 9 किलोमीटर फिर पहाड़ पे दर्शन करने होते हैं, जो इतनी ऊंचाई पे जो टॉक बनी हुई है उन पे जाके हम दर्शन करते हैं। फिर 9 किलोमीटर उतर के आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन भर के अंदर हम ये पूरी की पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। और वो भी जब उतरते हैं तो बड़े खुश होते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए उतरते हैं। 27 किलोमीटर पैदल हम एक दिन में पहाड़, कहां से आती है वो ताकत, वो स्ट्रेंथ? हमारा शरीर तो वही है जो 10 दिन पहले 2 किलोमीटर नहीं चल पा रहा था। एक थैला हाथ में लेके हम, आधा किलो वजन लेके हम 1 किलोमीटर नहीं चल पाते। उसके लिए हमें रिक्शा चाहिए होता है, ठेला चाहिए होता है, और भी न जाने क्या क्या चाहिए होता है। लेकिन हम पूरा पुछारा हाथ में लेके, जो भी हमारा एक बिलीफ सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम लेके, प्रसाद वगैरह लेके, हम पूरी की पूरी यात्रा करके लौट के आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा मन हमारे शरीर को गाइड करता है। हमारा मन हमारे शरीर को ये मैसेज देता है कि तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस। और यू कैन डू दिस का ये जो फॉर्मूला है, ये काम तब करता है जब हमारे मन के अंदर किसी चीज को लेके बहुत स्ट्रेंथ, बहुत गहरी फीलिंग हो। हम धर्म से जुड़े हुए हैं, हम धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे वो काम करता है। और जहां हम नहीं जुड़े हुए हैं वहां पे वो काम नहीं करता है। वहां पे फिर हमारी बॉडी कमजोर पड़ जाती है। ऐसा आए दिन होता है। हमारे यहाँ शादी होती है, हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं, हम रात को 12-12, 2-2 बजे तक जगते हैं। दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठ के फिर काम में लग जाते हैं। फिर हम दिन भर काम करते हैं, 1 मिनट रेस्ट किए बिना। सुबह 5 बजे उठे, हम रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक फिर काम करते हैं। फिर हम दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठ के काम में लग जाते हैं। ना हमें थकान होती है, ना बुरा लगता है, कुछ भी नहीं होता है। हम बहुत आराम से काम कर लेते हैं। और जिस दिन ये शादी या किसी भी फंक्शन का आयोजन फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब हम देखते हैं कि हम बिल्कुल निढाल हो गए, हम बिल्कुल थक गए, पूरी की पूरी थकान हमारे साथ एक साथ आ गई। शरीर तो हमारा वही था, 2 दिन पहले भी वही था, 3 दिन पहले भी वही था, आज भी वही है। तो ये डिफरेंसेज कैसे क्रिएट होते हैं? ये इसलिए क्रिएट होते हैं कि हमारे ब्रेन ने हमारी बॉडी को मैसेज दिया होता है, वो प्रोग्रामिंग सेट होती है कि इतने दिन तक तुम्हें ठीक रहना है, क्योंकि हमारे यहाँ काम है, हमारे यहाँ फंक्शन चल रहा है। वो ब्रेन के इंस्ट्रक्शन हमारी बॉडी को होते हैं, तो हमारी बॉडी उसी तरह काम करती है जैसा उसे ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है। तो हमें ना कोई थकान होती है, ना हम रेस्ट करने की सोचते हैं। और ऐसे केवल घर का जो थोड़ा सा काम है उसमें हमें दोपहर में रेस्ट की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग वही है। ब्रेन की प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा स्ट्रोंग है, इतनी ज्यादा स्ट्रोंग, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि अगर आपकी आदत है, आप सो के उठते हो दोपहर में, और सो के उठते ही आप पर्टिकुलर किसी जगह, किसी सोफे पे जाके बैठते हो और बैठ के वहां कॉफी पीते हो, अगर आपकी ये आदत है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूं मैं आपको, तो 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना अगर आप ये रूटीन कर लोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे ही आप उस पर्टिकुलर समय पे सोफे पे वहां जाके बैठोगे, आपको कॉफी की तलब होना शुरू हो जाएगी। वो ब्रेन आपको फोर्स करेगा कि नहीं, कॉफी चाहिए, कॉफी चाहिए, कॉफी चाहिए। ये पूरी ब्रेन की प्रोग्रामिंग है जिसकी हम स्टडी नहीं कर सकते। जो लोग खाना खाते हैं, आपने देखा होगा कि 2 बजे खा के भी लोग वापस 5 बजे खाना खा लेते हैं।
3 घंटे के गैप में भूख लग जाती है, और सच में भूख लग जाती है, ऐसे नहीं खाते कि जबरदस्ती खा रहे हैं, सच में भूख लग जाती है। कैसे लग जाती है? क्योंकि वो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, हर दिन हम वो काम उस टाइम पे कर रहे हैं। आप जिस टाइम पे जो काम करते हो उस टाइम पे वो काम करने का ब्रेन आपको इंस्ट्रक्शन दे देता है, और वो काम उसी टाइम पे हो जाता है, क्योंकि वो ब्रेन डिसीजन लेता है सारा। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते चलाते कब ब्रेक लगाना है आपको सोचना नहीं होता। बात कर रहे हो, गाड़ी चल रही है, सामने से कोई आ गया, आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रोंग है कि तुरंत आप ब्रेक पे आपका पैर चला जाएगा, तुरंत ब्रेक दब जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, उसके पहले ब्रेक दब जाएगा। क्यों दब जाएगा? क्योंकि इतनी बार आप उस चीज को कर चुके हो, कॉन्शियसली आपने इतनी बार किया है कि अब अनकॉन्शियसली भी आप कर लेते हो, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी बॉडी से आपके हाथों में वो ताकत डाल देता है। आपका ब्रेन इतना जबरदस्त इंस्ट्रक्ट करता है कि वो काम हो जाता है। ये ब्रेन की ताकत है, ये हमारी मानसिकता की ताकत है, हमारी मानसिक शक्ति है, जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हम इतनी सारी नेगेटिव चीजें, इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में डालते रहते हैं और वो सारी निकल के सामने आती है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि मंदिर जाना भी अगर आपकी एक आदत है तो ये आदत आपकी अच्छी नहीं है। किसी भी रूटीन को अगर हम आदत बना लेते हैं तो हमारा ब्रेन उसकी तरफ हमें इंस्ट्रक्ट करते रहता है, और वो बहुत परेशान हमें आने वाले समय में करती है, वो अच्छी हो या बुरी हो। तो हमें आदतों का गुलाम नहीं बनना है। हम आदतों का गुलाम बनेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी। नेगेटिविटी कैसे आएगी? जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, मेरी तबीयत खराब है और मुझे 3 बजे चाय पीने की आदत है। अब मेरी तबीयत खराब है, मेरा मन नहीं है कि मैं उठ के चाय पीऊं। अब मैं क्या करूंगी? अब मुझे वहां से फ्रस्ट्रेशन शुरू होगा, मुझे गुस्सा आना शुरू होगा। सब जानते हैं मुझे 3 बजे चाय पीने की आदत है, किसी ने आके मुझे चाय के लिए पूछा नहीं। अब मैं चाय के लिए, मुझे एक तो चाय के लिए मैं परेशान हूं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के जाऊं, और दूसरा मुझे मेरे जो आसपास के लोग हैं उन पे गुस्सा आना प्रारंभ होगा कि ये लोग मुझे चाय बना के नहीं दे रहे हैं। तो अब एक नकारात्मकता तो पहले से थी, अब दूसरी नेगेटिविटी और आ गई आसपास के लोगों के ऊपर। और कोई जरूरी नहीं है कि वे हमारी आदतों को फॉलो करें, हमारी जैसी आदत है वैसा का वैसा वो हमें करके दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी को हम अपने वश में नहीं रख सकते। इसीलिए सारी की सारी समस्याएं प्रारंभ होती है, और इन छोटी छोटी चीजों की वजह से हम दिन भर नेगेटिव रहते हैं। मैंने जैसा कहा था, बच्चों के लिए हम अच्छा सोच नहीं सकते हैं, तो हमें बच्चे की हर एक क्रिया गलत लगती है, तो वहां से नेगेटिविटी आती है। हस्बैंड के काम हमें अच्छे नहीं लगते क्योंकि हमारी आदत है हस्बैंड की बुराई करने की, या हस्बैंड लोगों की आदत है वाइफ की बुराई करने की, उन्हें उनके हर काम में कमी नजर आती है। और इतनी सारी कमियों की वजह से जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, सोचते सोचते पूरा खत्म हो जाता है सब कुछ। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम नेगेटिव न हो, इसके लिए बहुत जरूरी है हमें पॉजिटिव होना, और उससे ज्यादा जरूरी है हमें बिजी रहना। हमारा बिजी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मूवीज देखने का शौक है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप, इतनी अच्छी मूवीज पूरी दुनिया में बनती है, भारत में बनती है, पूरी दुनिया में बनती है, हम उन मूवीज को देखें। कोई जरूरी नहीं है कि हमें मार धाड़ वाली, नेगेटिव मैसेज देने वाली मूवीज को देखें, कोई जरूरत हमें नहीं है। बहुत अच्छी मूवीज बनती है, उन्हें हम देख सकते हैं। बहुत अच्छे गाने हैं, उन्हें हम सुन सकते हैं जब हम फ्री है, जब हमारे पास करने को काम नहीं है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम 5 घंटे तक न्यूज देखें जो हमें केवल नेगेटिव मैसेज दिखाएं। पिछले 2 दिन से न्यूज में जो चल रहा है वो तो किसी ड्रामे से कम नहीं है। क्या चल रहा है ऊपर वाला ही जानता है। और हम इतनी एनर्जी, किसी एक रिपोर्टर ने कुछ बोल दिया, किसी के लिए कुछ बोल दिया, किसके ऊपर केस हो गया, क्या हो गया, मीडिया के पास उसके अलावा कुछ दिखाने के लिए नहीं है, और फेसबुक में उसके अलावा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। 2 दिन बाद सारी चीजें ठीक हो जाएगी अपनी जगह, लेकिन हमें जो लॉकडाउन का जो पीरियड हमें कुछ अच्छा करने के लिए बना था, उसको हम उसमें वेस्ट किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे कोरोना पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि किसने किसके लिए क्या बोल दिया, कौन उसके पक्ष में और कौन उसके विपक्ष में। जबकि ना तो वो रिपोर्टर लाके किसी के घर में खाना देने वाला है, और ना वो पर्टिकुलर कोई तथाकथित पॉलिटिशियन, कोई नहीं देने वाला है। बस हम नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, अपने अंदर कर रहे हैं, अपने आसपास के अंदर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। हमें उन सारी चीजों से ही लेना देना है, और कोई काम हमारे लिए नहीं है। और उसी का कारण है कि आने वाले समय में एंजाइटी, डिप्रेशन और ज्यादा हद तक बढ़ने वाला है। क्योंकि पहले हम केवल न्यूज़पेपर पढ़ के नेगेटिविटी लिया करते थे, पहले हमारा सर्कल छोटा हुआ करता था, फ्रेंड्स लोगों के साथ हम बैठते थे तो हम हंसी मजाक करते थे,
खुद को चिल आउट करते थे, कुछ गालियां निकाल देते थे, कुछ पुरानी बातें कर लेते तो मन हल्का हो जाता था। आज हो गया कि हम फ्रेंड्स लोगों से मिलते नहीं, हम सोशल मीडिया में सबसे जुड़ते हैं और सोशल मीडिया हमें सबसे ज्यादा नकारात्मकता दे रहा है, नेगेटिविटी दे रहा है। यहाँ पे पॉजिटिविटी देने वाले लोग कम होते हैं। यहाँ ज्यादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिविटी आपको देंगे या इस तरह की बातें आपको बोलेंगे कि आप टेंशन में आ जाओगे। बहुत सारे लोगों ने जैसे बेड़ा उठा लिया है सोशल मीडिया में। मैं कल पढ़ रही थी, वो लोग लिख रहे हैं वहां पे बार बार 2 साल तक कोरोना नहीं जाएगा, पूरे के पूरे दुनिया के अंदर भुखमरी आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, यहाँ पे वो ही बचेगा जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। इतनी ज्यादा नकारात्मकता, क्या पता क्या होगा, आप भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानती। सच में हम आज नहीं जानते हैं क्या होने वाला है। जो नहीं जानते हैं उसके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचना। हम ऊपर वाले के भरोसे भी तो इसको छोड़ सकते हैं। और जब हम कह रहे हैं, हम इस मैसेज को वायरल कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो सच में हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रेन है, ये पूरी जो अर्थ है, वो सारे के सारे मैसेज को ले रही है। और सच में वो अगर इतने स्ट्रोंग हो गए, उनका लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया कि जो पॉजिटिव लोग हैं उनको वो दबा दें, वो सारी की सारी सोच मिलके इस लेवल तक आ जाए, तो कोई बुरी बात, कोई बड़ी बात नहीं है कि सच में हम हमारे इस प्लेनेट को बहुत ही बुरी कंडीशन में देख लें, जो शायद पहले कभी ना हुआ हो। क्योंकि अब हमारे पास नेगेटिविटी ज्यादा है, अब हमारे पास में इस तरह की चीजें फैलाने के तरीके ज्यादा है। पहले इतने तरीके नहीं थे कि एक किसी ने बोला और वो हजारों लोगों तक पहुंच गई। आज सोशल मीडिया में एक मैसेज टाइप करना है और जो नॉर्मल जो लिख रहा है, जैसे मैं नॉर्मल टॉपिक्स पे आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले कम है। और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की चीजें फैला रहे हैं, उनको सुनने वाले करोड़ों लोग हैं। क्योंकि वो कुछ अलग बोल रहे हैं। वो 10% बोल रहे हैं, जिसकी मैंने कल बात की थी कि 90% तो कॉमन ही होता है पूरी दुनिया में, 10% अलग होता है और वो 10% पे काम करते हैं। और उस 10% के लिए हम अपना 90% खराब करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि सोच को सकारात्मक रखना का सबसे अच्छा तरीका है हम खुद को अच्छी चीजों में बिजी रखें, हम मेडिटेशन करें। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया कि हम मेडिटेशन करें, ये बहुत काम करता है। जितनी आपकी नकारात्मक सोच आती जा रही है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है। और दूसरा तरीका है अपने बिलीफ सिस्टम को हम बदलें। हम किसी भी उम्र में हो, कैसे भी हो, हमें हमारी स्ट्रेंथ मालूम होनी चाहिए। मैं अगर 35 साल की उम्र में आके लिखना और आपके सामने आना शुरू कर सकती हूं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं इस उम्र में आके, जब कहा जाता है कि पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, घर संभालो, ये करो, वहां पे जब मैं एक बार नए सिरे से अपना जीवन फिर शुरू कर सकती हूँ। मैंने भी 15 साल हाउसवाइफ का ही जीवन गुजारा है। मैं भी कुछ नहीं करती थी तब। मेरा भी ये बहाना था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज मैं उसी से निकल के, जब मैं खुद को एक बार फिर से स्टेबल कर सकती हूँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ, मैं सारी की सारी चीजें कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं जब नया सीखने के लिए हर दिन लालायित हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, मुझसे ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए कोई उम्र नहीं होती कभी भी सीखने की। ये हमारे जो फिल्म स्टार है बोरन इमामी, इन्होंने तो अपना करियर 58 ईयर में शुरू किया था और आज देखिए वो कहां तक पहुंच गए। कोई उम्र किसी चीज की नहीं है। इस चीज को सबसे पहले हमारे दिमाग से निकालना बहुत आवश्यक है। और ये जो बच्चे हैं हमेशा गलत ही करते हैं, पेरेंट्स को ये भी निकालना बहुत आवश्यक है कि वो हमारे बच्चे हैं, वो सही डिसीजन नहीं ले सकते, वो गलत ही लेंगे। इस सोच को निकालना बहुत जरूरी है। और इस सोच को निकालना भी जरूरी है कि ये बच्चे बाहर जाएंगे तो कुछ उठपटांग ही करके आएंगे, ये अपना भला नहीं सोच सकते हैं। इस सोच को निकालना भी आवश्यक है, क्योंकि जो 18-20 साल के हो गए हैं वो डेफिनेटली अपना भला और बुरा दोनों सोच सकते हैं। इसलिए उनके डिसीजंस हम उन्हें खुद लेने दे, उन चीजों के लिए हम पैनिक ना हो, उन्हें अपना काम करने दे। और एक लास्ट जो मेरा पॉइंट है इस विषय पे, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, जिसे हम सफलता और असफलता से बहुत ज्यादा जोड़ते हैं। जब कोई सफल हो रहा होता है, जैसे आज मुझे कई लोग कहते हैं कि बबीता के सितारे गर्दिश में है, बबीता को इतने लोग सुन रहे हैं। आज भी कहते हैं मुझे बहुत सारे लोग, आपको भी कहते होंगे, डेफिनेटली आपको कहते होंगे। जब आप थोड़ी सी तरक्की की राहों पे चले जाते हो, थोड़ा कुछ अच्छा करने लग जाते हो, लाइफ में आपको सफलता मिलने लग जाती है, तो लोग आपसे, आपने जो मेहनत की है उसको लोग छिपा देते हैं। सारा का सारा क्रेडिट आपकी तरक्की को, आपकी किस्मत को दे देते हैं। और जब आप नेगेटिव जा रहे होते हैं, कुछ बुरा आपके साथ हो रहा होता है, तो ये पूरी पब्लिक जब आपको सांत्वना देती है तो एक ही बात कहती है, किस्मत के आगे किसी का जोड़ नहीं है। और आप खुद भी, ये जो बिलीफ है
कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है, इस बिलीफ को हम भी पकड़ लेते हैं, खुद को सांत्वना दे देते हैं और खुश हो जाते हैं। जबकि मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि हमारी लाइफ में केवल 10% चीजें ऐसी होती है जिसपे हमारा हाथ नहीं होता। उन 10% में अपने जीवन के केवल 10% हिस्से को ही, 10% हिस्से को ही किस्मत से जोड़ती हूँ। वो मेरी किस्मत में है, ठीक है, लेकिन उस 10% पे मैं जो काम कर रही हूँ उससे बाकी का 90% मेरा जीवन डिसाइड होता है। ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो जो लोग असफल हो रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि वो इसलिए असफल नहीं हो रहे हैं कि उनकी किस्मत खराब थी, वो इसलिए असफल हो रहे हैं कि जब वो एक बार असफल हो गए किसी भी कारण से जो 10% उनके हाथ में नहीं था, तब उन्होंने मन में ये बिलीफ क्रिएट कर लिया कि मेरी किस्मत खराब है, और उस बिलीफ के लिए वो लगातार असफल होते चले गए। उन्होंने इस चीज पे काम नहीं किया कि मैं असफल क्यों हो रहा हूं। वो 2 कदम पीछे नहीं आए, 2 कदम पीछे आके उन्होंने इस चीज पे स्टडी नहीं की कि मैं असफल हो रहा हूं तो क्यों हो रहा हूं। क्योंकि ज्योतिष भी ये कहता है, जब ज्योतिष में हम जाते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं और कुछ बुरा हो रहा होता है तो वहां पे एक टर्म आता है कि आप बदलो, और इस बदलाव के लिए वो कभी अंगूठियां पहना देते हैं, कभी कुछ पूजा पाठ करने कहते हैं और इस तरह की तमाम चीजें करते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि ये जो बदलाव है, केवल आप अपनी सोच को बदल लो, आप तरीकों को बदल लो। जिन तरीकों से आप पहले काम कर रहे थे उन तरीकों को बदल के आप दूसरे तरीके ले आओ तो आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी और आप काफी अच्छा करने लग जाओगे। तो ये जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना बहुत आवश्यक है। एक पॉइंट पे और बात करना चाहूंगी जिसके लिए भी किस्मत से जिसको जोड़ा जाता है और कहा जाता है, मे भी आप में से ही बहुत सारे लोग कहेंगे अभी कि जो गरीब है, जो अनाथ है, जिनके हाथ पैर नहीं है, जो किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ इस दुनिया में आए हैं, उनकी तो किस्मत ही थी ना कि वो लोग ऐसे हुए हैं। डेफिनेटली आपका ये सवाल आएगा, फिर ये बात कहाँ आती है? तो मैं फिर कहूंगी कि वो 10% ही है। वो 10% है जिसके ऊपर हमारा हाथ नहीं है, उनका भी हाथ नहीं है, उनका भी वश नहीं है। लेकिन इस 10% में वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे, वो नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, उससे उनका 100% डिसाइड होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि जो हैंडीकैप्ड होता है, जिसमें भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, वो नॉर्मल इंसान से भी बहुत ज्यादा अच्छा कर जाता है, क्योंकि उसका एक चीज खराब होता है लेकिन बाकी कई चीजें उसकी बहुत अच्छी होती है। रविंद्र जैन इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपने संगीत से जादू कर दिया। वो अंधे थे फिर भी बहुत अच्छा गाते थे। स्टीफन को देख लो या किसी भी एग्जाम्पल को देख लो, जो भी हमारे जो बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी और वो काफी ऊंचाई तक गए हैं, काफी आगे तक बढ़े हैं। ऐसे एक नहीं हजारों नाम हैं, लेकिन इनके बारे में हम तब जानेंगे जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे लिए किताबों को पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमें पॉजिटिव एनर्जी तो किताबें देती है, हमें सिखाती है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, हम जो कर रहे हैं, हम जो जी रहे हैं, उसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। आज हमारे लिए बहुत आसान है, कोई भी हमारे गांव के अंदर, शहर के अंदर कोई भी लड़की या कोई भी लड़का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है तो हम उसकी टांग खींचने में टाइम नहीं लगाते हैं कि ये सबसे अलग हटके जा रहा है, देखो पूरी दुनिया तो ऐसा कर रही है, ये ऐसा कर रहा है। लेकिन वो ही जब हम उसे थोड़े से ब्रॉड लेवल पे देखेंगे, थोड़ा सा बाहर निकल के देखेंगे, गांव से शहर के लेवल पे, शहर से देश के लेवल पे देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो जो कर रहा है वैसा ऑलरेडी ही दुनिया के बहुत सारे लोग कर चुके हैं। हम छोटी जगह रहते हैं, हम कुएं के मेंढक है, इसलिए हमें पता नहीं है कि ये भी एक तरीका है आगे बढ़ने का, और हम उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। हमारी सोच बड़ी कब होगी? जब हमारा नजरिया बड़ा होगा। हमारा नजरिया बड़ा कब होगा? जब हम बड़े नजरिए के अंदर जिएंगे। हमारे लिए गांव में रह के पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी दुनिया में घूम के आ सके, पूरी दुनिया के लोगों को जान सके। तो उसका सबसे अच्छा जरिया किताबें हैं। हम इन किताबों को पढ़ें, इन किताबों को पढ़ के हम जाने कि कौन सी देश में कौन से लोग किस तरह का काम करते हैं, या फिर जो सफल लोग होते हैं वो किस तरह सोचते हैं या किस तरह से डिसीजंस लेते हैं। इतना हम करेंगे तो हम हमारी किस्मत के भी ऊपर उठ जाएंगे। और जहां तक कर्म सिद्धांत की बात है कि हम कहते हैं कि हम कितना भी कुछ कर ले, हम सफल हो असफल हो, हमें हमारे कर्मों का फल तो मिलता ही है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो डेफिनेटली हमें उसका बुरा ही फल मिलेगा, उसका हमें अच्छा फल नहीं मिल सकता। ये भी हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली हमने जो बुरा किया है उसका रिटर्न हमें मिलता है, लेकिन उसका रिटर्न कई गुना कम हो जाता है हमारे प्रायश्चित से। अगर हमने कुछ बुरा किया है, पिछले जन्म में किया है, इस जन्म में किया है, कभी भी किया है, पिछले जन्म में हमने कुछ बुरा किया है, लेकिन इस जन्म में अगर हमारे अंदर में
प्रायश्चित की भावना है। क्या पता हमने क्या किया, हमें नहीं पता, लेकिन इस जन्म में हम मान के चल रहे हैं कि हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं, हम हमारे आदर्शों के पक्के हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते। अनजाने में किसी का बुरा हो जाए अलग बात है, हमारा मकसद नहीं है किसी का बुरा करना, किसी से हम जलन की भावना नहीं रखते हैं। ये सारी की सारी अच्छी चीजें हमारे अंदर है, और अनजाने में या जाने में किसी के साथ गलती भी हो गई हो, उसका हम तुरंत अगर प्रायश्चित कर ले तो हमारे कई कई गुना किए हुए पाप भी तुरंत कट जाते हैं। ये धर्म के हिसाब से भी कट जाते हैं। धर्म के हिसाब से भी हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो बहुत जल्दी करते हैं, बशर्ते कि हमारे अंदर में उनके लिए प्रायश्चित की भावना आ जाए, गलाने की भावना आ जाए। वो केवल एक अच्छा भाव, विशुद्ध भाव ही हमें बहुत आगे तक बढ़ा देता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमें डरना नहीं है। हमने कितने भी बुरे पाप किए हों, कितना भी बुरा हमने किया हो, डरने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम जो है उससे हमारा कल डिसाइड होता है। जो कल जा चुका है उससे हमारा आने वाला कल इतना डिसाइड नहीं होता जितना आज से डिसाइड होता है। जो जा चुका है उससे हमारा आज डिसाइड हुआ है डेफिनेटली। पीछे हमने क्या किया उसका फल हमें आज मिल रहा है। हमने कुछ ऐसा किया जिससे हम असफल हो गए, डेफिनेटली जो गुजर चुका है उसका असर आज है हमारे ऊपर, लेकिन हम आज जो करेंगे उससे हमारा आने वाला कल डिसाइड होगा। तो हमें आज को चुनना चाहिए, ना कि बीते हुए कल को, कि आज हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगी इस बारे में आपको कि किस तरह से जो पाप कर्म कटते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है, सुनी होगी आपने कभी। दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त बहुत पूजा पाठ करता है और एक दोस्त बहुत व्यसन करता है, बहुत पापी होता है। दोनों दोस्त साथ रहते हैं। एक दिन उस नगर में कोई साधु आते हैं, तो जो दोस्त अच्छा होता है, जो बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, वो साधु के पास जाता है और उनसे पूछता है कि संत महात्मा, मेरे मन में एक प्रश्न है। संत महात्मा उससे कहते हैं कि बताओ आपका प्रश्न क्या है। तो वो कहता है कि महात्मन, मैं हमेशा अच्छे काम करता हूं, मैं सबकी मदद करता हूं, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी मैं बहुत गरीब हूं। और जो मेरा दोस्त है वो दिन भर पाप काम करता है, दिन भर सबको गाली देता है, किसी पे भी पत्थर फेंक देता है, कभी भी मंदिर नहीं जाता है, कोई भी सत्कार्य नहीं करता है, फिर भी वो बहुत अमीर है, ऐसा क्यों? वो सदगुरु, वो जो महात्मा होते हैं, वो कुछ देर बैठते हैं, कुछ देर सोचते हैं और फिर उसके बाद उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा, आज तुम जब मेरे पास आ रहे थे तो क्या तुम्हें पैर ठोकर लगी थी? तो वो बंदा कहता है कि हाँ लगी थी। खून आए? बोला हाँ आया था खून। तब वो कहता है कि इसीलिए तो मैंने आपसे आके प्रश्न किया, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया। आज मेरा सारा, आप जो कहते थे कि कर्मों का फल मिलता है, वो सारा का सारा मेरा टूट गया कि मैं इतने दिन से अच्छे कर्म कर रहा हूँ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ, फिर भी आज मुझे ठोकर ही लगी और मेरे पैर में चोट लग गई, मेरे खून आने लगे। और वही मेरा दोस्त था, वो जब रास्ते में जा रहा था तो उसे एक सोने के मोहरों से भरी हुई थैली मिली या बहुत सारे पैसे मिले, ऐसा क्यों? तब वो संत महात्मा कहते हैं कि बेटा देखो, ऐसा है कि आज जिस घड़ी में तुम्हारे पैर में चोट आई थी, उस घड़ी में तुम पिछले जन्म में तुमने जो कर्म किए थे उनके कारण तुम मरने वाले थे। तुमने इतने ज्यादा खराब कर्म बांध लिए थे अपने सिर के ऊपर कि तुम अभी इस वक्त मरने वाले थे। और जो तुम्हारा फ्रेंड है, उसने पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म किए थे कि आज वह इस नगर का राजा बनने वाला था। उसने ऐसा कर्म अपना बांधा था, लेकिन इस जन्म में आके तुमने इतने अच्छे काम किए कि अपनी उस मौत को तुमने केवल पैर की ठोकर में बदल दिया। और उस बंदे ने अपने उन अच्छे कर्मों को इतना गलत काम किया कि वो जो राजा बनने वाला था पूरे देश का, पूरे नगर पे वो जीवन भर के लिए शासन करने वाला था, उससे केवल कुछ सोने की मोहर या कुछ रुपए मिलकर ही रह गए। ये एक कहानी है, आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, शास्त्रों की कहानी है। अगला जन्म पिछला जन्म होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये जरूर होता है कि हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट तुरंत है। तो मैं आपसे यही कहने वाली हूं, कभी भी कुछ भी आपने किया हो, अपनी किस्मत के लिए निराश न हो। ज्योतिष आपको, कोई भी ज्योतिषाचार्य आपको ये कह दे कि तुम्हारी किस्मत लिखा हुआ नहीं है, उसकी बात को न सुने। हम हमारी किस्मत खुद बदल सकते हैं, बस क्योंकि वो आपको कब बोलेगा ये, क्योंकि वो आपके चेहरे को पढ़ता है। वो आपके हाथ को पढ़ता है कि नहीं पढ़ता मुझे नहीं पता, वो आपके चेहरे को पढ़ता है। वो आपको चेहरे को पढ़ के पता लगा लेगा कि ये बंदा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस बंदे में अपने जीवन को लेके जीने की ललक है या फिर एक बहाने के लिए अपने आप को मिटा देने की
काबिलियत है, ये क्या काबिलियत लेके आया, उस काबिलियत को वो पढ़ता है और आपको उसी के अनुसार डिसीजन दे देता है। वो आपको कहता है तुम्हारी किस्मत, अगर आप नेगेटिव हो तो वो आपको कहेगा तुम्हारी तो किस्मत में यही लिखा हुआ है, तुम्हें जीवन भर ऐसे ही रहना है, और आप खुश हो जाते हो। अपनी सारा दर्द, अपना सारी असफलता, सब कुछ किस्मत के भरोसे डाल के आप घर पे आके बैठ जाते हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। और वही अगर उसके सामने कोई पॉजिटिव बंदा जाएगा, कोई अच्छा बंदा जाएगा जो लगेगा कि कुछ करने वाला है, तो उसको कहेगा कि आज तक तो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा था, लेकिन इसी घड़ी से तुम्हारे साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये अंगूठी पहन लो, ये ताबीज पहन लो, ये पूजा पाठ कर लो, मुझे 10,000 रुपए दे जाओ, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं आपसे, मैं केवल इतना कहना चाह रही हूं कि हमारी सोच केवल और केवल हम खुद बदल सकते हैं। केवल हम है जो खुद पे काम कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी, अगर बार बार नेगेटिव सोच आ रही है तो उसके लिए फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, खुद पे क्रोध नहीं करना है। आ रही है कोई बात नहीं है, आने दीजिए आप उनको जबरदस्ती पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आप बीमार हो जाते हो तब ज्यादा नेगेटिव सोच आती है कि मैं बीमार हो गई, अब क्या करूं, मैं बीमार क्यों होती हूं। उस समय केवल आपको ये सोचना है कि बीमार हो गई, ठीक है, नेगेटिव सोच आ रही है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा। आज मेरा मन अच्छा नहीं है, आज मुझे बुरा लग रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे अच्छा लगेगा। कल ही ऐसा होगा जब मेरा हेडेक नहीं हो रहा होगा, जब मेरे हाथ पैर में दर्द नहीं हो रहा होगा, जब मेरे बेटे ने मुझे कुछ कह दिया, उसकी मुझे नेगेटिविटी है, उसकी नकारात्मकता मेरे अंदर है, मुझे बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, लेकिन ये टाइम भी निकलेगा। ये टाइम भी निकलेगा जैसा सेंटेंस भी अगर हम हमारी नेगेटिविटी में अपने पास रख ले कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। जैसे हमारी खुशी टेम्परेरी थी, वैसे ये दुख भी, ये दर्द भी टेम्परेरी है। और इस टेम्परेरी चीज को हम समझ जाए कि ये भी लगातार कंटिन्यू नहीं चलेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, तब भी हम बहुत हद तक कूल रह सकते हैं, बहुत हद तक खुश हम रह सकते हैं। बस केवल ये इतनी छोटी सी चीज हमें अपने दिमाग में लानी है कि सब कुछ, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तब हम उस नेगेटिव सिचुएशन में भी इंजॉय कर सकते हैं। खुद को हम गाली देंगे, खुद को भला बुरा कहेंगे कि नहीं मेरे अंदर तो आता ही नहीं है, मैं तो पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता, मैं तो पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता। तो जितना ज्यादा हम ये सोचेंगे उतना ही ज्यादा हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी। 4-5 पॉइंट पे अपन ने बात की। पहला पॉइंट था मेडिटेशन। मेडिटेशन का हम ध्यान रखें, मेडिटेशन की शुरुआत करें। और मैं सच में कह रही हूं, हम करके देखें एक बार, मन नहीं भी लगे तो भी हम करके देखें, ये बहुत काम करता है। करके देखना होगा, लेकिन हमें ये दिमाग की खुराक है और हमें दिमाग को खुराक देनी ही चाहिए। शरीर की खुराक शारीरिक व्यायाम है, तो दिमाग की खुराक मेडिटेशन है। ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा मेरा पॉइंट था, हमारे जो बिलीफ सिस्टम बने हुए आ रहे हैं उनको हम तोड़ें, उनसे हम बाहर निकले। अगला मेरा पॉइंट था, किस्मत हम खुद हमारी लिख सकते हैं, हम खुद हमारी किस्मत को बदल सकते हैं। हम चाहें तो हम इस पे काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा हम हमारे जीवन में ला सकते हैं।